की गवर्नमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए कि आप एक ड्रग पॉलिसी लेके आए और ये अप्रूवल हुआ उस कैबिनेट में जो पीएमएल नून की कैबिनेट कीमतों में जो बढ़े हैं, अच्छा वो फेडरल गवर्नमेंट की, फेडरल में भी तो आपकी गवर्नमेंट नहीं ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा महंगाई नहीं है, महंगाई है, लेकिन क्यों है भाई मेरे? दो रोकियों के बजाय एक में कुछ अरसे के लिए इत्तेफाक करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज प्रोग्राम में बहुत से अवामी इशूज पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज सियासी तौर पर हलचल रही उसका भी हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और फलियाल तालपुर साहिबा आज एहतसाब कोर्ट में पहली मरतबा पेश हुए और दिलचस्प बात यह है कि जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि अदालत से हम वहीं जाएंगे जहां पहले गए थे। आया उनका इशारा यह था कि वो इख्तियार में जाएंगे या फिर उनका इशारा यह था कि अगर जेल जाना पड़ा तो हम जेल भी चले जाएंगे। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। ये आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं, हमारे मेहमान उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आया कुर्बतें बढ़ाती हैं या फिर नहीं, ये आने वाले दिनों में बड़ी हद तक वाज़ेह भी हो जाएगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब खबरें ये है कि नवाज शरीफ साहब से कल मुलाकात करने जा रहे हैं और अंदरूनी जराए से भी ये एहसास यकीनन पनप भी रहा है सियासत के अंदर कि शायद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक अनइंटेंशनली उनके कारकुनों का प्रेशर भी है कि वो भी सड़कों पर आए और अपनी एज अ पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रीट पावर को शो करें, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही तय कर चुकी है। प्रोग्राम में इसके अलावा हमजा शहबाज शरीफ साहब के हमने वीकेंड पर देखा कि जिस तरीके से उनको 2 मरतबा नैब ने अरेस्ट करने की कोशिश की, नहीं कर सके। लाहौर हाई कोर्ट ने क्या अपनी हुदूद तजावज करके उनको रिलीफ दिया, इसके ऊपर तनकीद करनी जायज है या फिर नहीं, या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनके मुबैना फ्रंटमैन को गिरफ्तार किया गया जिसको शरीफ फैमिली डिसोन करती है, वो गिरफ्तारी अहम साबित हो सकती है। हमजा शहबाज साहब के हवाले से इस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद सबसे दिलचस्प अंसर अवामी मसाइल। आज असद उमर साहब ने जिस तरीके से कहा है कि जो मुल्की मईशत है उसकी बहरानी कैफियत खत्म होने वाली है, लेकिन उसकी अगली ही सांस में उन्होंने ये भी कहा है कि 1.5 साल का वक्त हमें चाहिए बहुत से इकोनॉमिक इश्यूज को खत्म करने के लिए, मईशत को वापस बहाल करने के लिए। अब इन 1.5 सालों में क्या कुछ होने जा रहा है, ये असद उमर साहब ने वजाहत नहीं की है। इस पे खास तौर पर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बात ऐसे मौके पर कही गई है जब एशियाई तरक्याती बैंक और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक दोनों ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अगले 2 साल में जो ग्रोथ रेट है वो मुश्किल से 2 से 3, 3.5% तक रहेगा। ऐसे हालात में पाकिस्तान कैसे फ्रूटफुली तरीके से दूसरे मुल्कों को कह सकता है खुशामदीद अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये एक बड़ा टास्क हो सकता है पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए। और इसके अलावा एक और अहम तरीन इशू जो कि अद्वियात के हवाले से आमिर कियानी साहब, जिनकी आपने जिस तरह शुरू में गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं कि जो ड्रग्स की कीमतें 100% इंक्रीज की गई हैं और उसमें कई लाइफ सेविंग ड्रग्स भी शामिल हैं। ये तमाम की तमाम नून लीग के किए हुए फैसले हैं जिनको सिर्फ एक्सटेंड किया गया है पीटीआई की गवर्नमेंट में। क्या ये इतना ही सादा मामला है या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर दोबारा रिकंसिडर कर सकती थी डिसीजन के ऊपर, बजाय इसके कि इसको सुप्रीम कोर्ट और नून लीग की गवर्नमेंट के ऊपर डाल दे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि हम पीटीआई के सामने रखेंगे। इन तमाम इश्यूज पर एक मुख्तसर वक्त हम बात का आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जो मौजूद पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ करना चाहूंगी। मेरे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, इनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर तरीन लीडरशिप में शामिल चौधरी मंजूर साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। और इनके साथ हमारे बड़े सीजन पॉलिटिशियन है शेख वकास अकरम साहब, बड़े अरसे के बाद सर ने टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा माइजा हमीद साहिबा, माइजा आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं डिस्कशन का आगाज करती हूँ पहले मंजूर साहब सर आपसे, क्योंकि ये पहली स्टोरी हमारी जो है वो पीपल्स पार्टी से ही रिलेटेड है। सर जरदारी साहब बड़ा वैसे कैजुअल भी होते हैं और बड़ा रिलैक्स भी नजर आ रहे होते हैं कोर्ट्स में आते जाते हुए। आज भी उनसे पूछा जबकि अदालत से वो वहीं जाएंगे, उन्होंने कहा जहां हमेशा जाते हैं, तो इशारा उनका क्या था? उन्होंने कहा कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ। तो उन्होंने पूछा कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोई खास नहीं, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ। लेकिन सर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जहां पहले गए थे वहीं जाएंगे। नहीं, ये नहीं उन्होंने कहा कि पहले गए थे, उन्होंने ये कहा। और फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि ठीक है कोई इशू नहीं, हम केस जो है उसको फाइट करेंगे। अच्छा, आपको लगता है सर कि एहतसाब कोर्ट में आने से पहले बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी ने क्रिटिसाइज किया कि कराची से इस्लामाबाद क्यों शिफ्ट किया? अब चले उस मामले को भी दबा दिया, अब वो पेश हो रहे हैं। दबा नहीं दिया, आज भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो वही था कि आप कैसे जो क्रिमिनल केसेस हैं उनका जो जुरिस्डिक्शन है वो प्रोविंशियल होती है। तो
आप वो सर्कमस्टेंसेस नहीं बता पा रहे, और सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिव्यू के अंदर कि हमने कहां पे लिखा है कि केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। सो कोई फैसले के अंदर नहीं लिखा। सो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि देखिए प्रॉब्लम क्या है, आज हुआ क्या वहां पे कि सारे के सारे जो मुल्ज़मान थे वो कराची से आए या सिंध से आए, तमाम गवाह जो है वो कुछ आ नहीं सके, तमाम जो गवाह हैं वो उधर के हैं, प्रोसिक्यूशन उधर की है, FIR उधर की है। सर कोर्ट भी वही है, जज भी वही है जो मियां साहब के केस को सुनते रहे हैं, तो आपको नहीं लगता मियां साहब जब उस वक्त निकलते थे कोर्ट से, वो उस वक्त कम से कम एहतसाब कोर्ट के ऊपर तनकीद जरूर करते थे, तो कोर्ट भी वही है, जज भी वही है, एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए सना, जो हमारी लीडरशिप है ना, उनका तरीक़ेकार बिल्कुल ये नहीं है। हमने तो उस वक्त भी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद पे कत्ल का मुकदमा चल रहा था, तो सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया के ज्यूरिस्ट कह रहे थे कि आप ये ना करें, आप कम से कम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो इंसाफ दे दें जो एक आम से आम आदमी को आप देते हैं। 109 में पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई फांसी नहीं लगा, तो ना करेंगे। लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा, उस वक्त के खराब जैसे टीवी कैमरास तो नहीं होते थे, लेकिन जो जर्नलिस्ट, जो आर्टिकल्स लिखने वाले थे कि ये मुल्क में बहुत बड़ा इंसाफ होने जा रहा है, और वाह वाह के डोंगरे बरसाए गए, लेकिन आज तक उस केस को प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल क्या सुनने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह जब मोहतरमा को सजा दी, उस वक्त भी कहा हमने ये ना करें, तो उस वक्त भी फिर बाद में वो टेप्स आ गई मियां नवाज शरीफ साहब की, मियां शहबाज शरीफ साहब की। हम आज भी कह रहे हैं कि देखिए ये ना करें, आप जिस तरफ चले हैं, मैं इनको कहता हूं ये वही ट्रैप है जिसमें अल्टीमेटली आपने खुद फंसना है। सो आप जब तक आप, हमारा इशू किसी और के साथ है, भाई नहीं मानते हम 18वीं तरमीम, नहीं मानते हम NFC अवार्ड, तो उसके लिए अगर आप हमारा बाजू मरोड़ कर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, सजा दे भी लेंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए। वकास साहब, सर आप खास तौर पर इस वक्त जो पंजाब में स्पेशली हो रहा है, एक तरफ चले जरदारी साहब यहाँ पर केस फेस कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी उसकी वजह से अब शायद स्ट्रीट्स पर भी निकले। हमजा साहब के साथ जो हुआ, इसकी वजह से नहीं निकलेंगे, मैं यहाँ पे सर वो नहीं, हम नहीं कभी केसेस की वजह से, केसेस की वजह से पाकिस्तान की तारीख में भुट्टो साहब जितना पॉपुलर लीडर, चलिए लेकिन अब स्ट्रीट पर तो आ रहे हैं ना बिलावल साहब। वो और इश्यूज हैं, वो जो इनकी मेहरबानियां हैं, सर उस मेहरबानियों पे मैं जाऊंगी आगे चल के। अच्छा, वकास साहब के साथ जो कुछ हुआ, 2 मरतबा नैब वहां पर गए, और उसके बाद सर कुछ लॉज भी ये कहते हैं कि अगर नैब के पास इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो वो अरेस्ट कर सकता है, बट लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह उनको रिलीफ दिया, उस पर भी तनकीद हो रही है कि उन्होंने शायद अपनी लिमिट क्रॉस करके दिया। बट एट द एंड ऑफ द डे आपके ख्याल में क्या वो सारा क्रॉस होना चाहिए था जब वो अदालतों में पेश होने के लिए, नैब के साथ सामने पेश होने के लिए तैयार थे, तो जरूरत थी आपके ख्याल में ये सब करने की? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैंने तो पिछले जिस दिन से ये सारा मामला शुरू हुआ है, मैंने तो इस पे तनकीद थोड़ी सी अपने इदारों पे, नैब के इदारों पे की है कि ये कैसे हो सकता है कि आप एक आदमी को पकड़ने के लिए जाते हैं और आप उस आदमी को पकड़े बगैर वहां से वापस आ जाते हैं, दूसरे दिन आप फिर वहां से जाते हैं और फिर भी नहीं पकड़ पाते, फिर भी उसको इतना टाइम दे दिया जाता है। देखें, अगर तो आपके पास सबूत नहीं है तो सिर्फ हमजा शहबाज नहीं, किसी पाकिस्तानी के घर जाने का आपके पास ना कोई हक है ना कोई इख्तियार है। अगर आपके पास किसी के खिलाफ सबूत मौजूद है, फिर चाहे वो हमजा शहबाज है चाहे वकास अकरम है, फिर आप जाएं, और जाएं तो फिर हुकूमतों के तो खैर मजाक उड़ते रहते हैं, स्टेट का मजाक उड़वा के मत आए। सर एक मुल्जिम तो मोहम्मद मुश्ताक उन्होंने पकड़ा है, जिसको मैनेजर कह रहे हैं मुबैना तौर पे। नहीं, वो वहां से तो नहीं ना पकड़ा जहां से उनको पकड़ने गए थे ना हमजा साहब को। सो मैं ये समझता हूँ कि वो तो नैब ने कमजोरी दिखाई है, और नैब ने खाम खा चंद लोगों को हीरो बनने का मौका दे दिया है। वो 10-12 यूनियन काउंसिल चेयरमैन थे, मैं सबको ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो वहाँ पे खड़े हुए थे, मगर बहरहाल ठीक है, स्टेट के इदारों ने क्यों ऐसी कमज़ोरी दिखाई। मैं तो इस मामले पे मेरी हमदर्दियाँ नैब के साथ हैं। नैब की जो रिट है वो चैलेंज हुई है, नैब में वो कमज़ोरी आई है। अगर वो ठीक जगह पे जा रहे थे, अगर उनके पास हर चीज मौजूद है, अगर उनके पास तमाम सबूत मौजूद है, और अगर वहां नहीं थे तो फिर को जाना ही नहीं चाहिए। नंबर दो अदालत, मैं अदालत पे तनकीद नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कह सकता आपने बड़ी हिम्मत की, आपने कह दिया उन्होंने लिमिट क्रॉस किया। इस मुल्क में अदालतों की कोई लिमिट कोई नहीं है। सर मैंने राय मांगी है आपसे, आप मुझे भी ना फंसाएं। मैं आपको नहीं फंसाता। इस मुल्क में अदालतों की कोई लिमिट ही कोई नहीं है। वो बादशाह है, असल बादशाह इस वक्त ना। ये इस मुल्क में बादशाहतें जो है ना, वो कभी किसी के पास होती हैं, कभी किसी के। आजकल वो बादशाह है और वो उनका जो दिल करता है वैसे वो फैसले कर देते हैं। वैसे तो जब उन्होंने 109 में भुट्टो साहब को भी फांसी लगाई थी तभी बादशाहों वाला काम किया था उन्होंने। मगर मैं ये समझता हूँ
कि ये जो आज रिलीफ मिला है हमजा साहब को, जिस तरीके से वो गए और वापस आ गए, ये हमजा साहब का राइट था, वो अदालत में जा सकते थे और उनको राइट मिलना चाहिए था, अदालत ने वो दे दिया। मगर मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है कि ये रिलीफ ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि कोई आदमी कुछ कहता रहे, कोई चीखता रहे, चिल्लाता रहे, टीवी पे चिल्लाता रहे, ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है जिसकी इवेंचुअलिटी वो जो एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील है, जो आप, मैं और ड्राइंग रूम में लोग गुफ्तगू करते रहते हैं, ये सारे इवेंट्स उसके एक सीक्वेंस है, उसको तकवीयत दे रही है, ये उसको तकवीयत दे रहा है। अच्छा, अब इन इवेंट्स में से ये डिसाइड होगा कि जो डील वो चाहते हैं, दो घर है ना जी, जो डील बड़े चौधरी चाहते हैं, क्या ये उस एंड पे पूरे उतरते हैं? ना पूरे उतरते हुए तो ये इधर ये फारिग हो जाएंगे, इनकी बेल खत्म हो जाएगी और ये अंदर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और अगर पूरे होते हुए तो फिर जनाब घरों घरी सारे। बिल्कुल ठीक है। चले मैं सदाकत साहब सर आपकी तरफ आती हूँ, मैं माइजा का टेक ले लूँ, क्योंकि वकास साहब ने एक बात जो कही है, माइजा अगर आप सुन सकी हो शेख वकास साहब की गुफ्तगू, आपके ख्याल में, चले हमजा साहब को रिलीफ मिला नहीं मिला, कोर्ट में पेश हो गए, जमानत उन्होंने ले ली, नून लीग के ऊपर कितना प्रेशर है इस वक्त? ये सुनने में आ रहा है कि उनको कारकुन भी ये कह रहे हैं कि कम से कम इसके जवाब में स्ट्रीट्स के ऊपर आए, पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलें, वो भी इस वक्त बहुत से अवामी इशूज के ऊपर सड़कों पर निकल रही है, तो ये बिल्कुल सही मौका है पीटीआई को डिस्टेबल करने का। दूसरा ये कि आपके ख्याल में क्या जो कुछ हुआ उसमें मुबैना तौर पर डील का एलिमेंट नजर आता है कि नून लीग की लीडरशिप को अंडर प्रेशर रखकर डील की तरफ लाने की भी कोशिश की जा रही है? जी माइजा, आवाज आ रही है आपको मेरी? गालिबन माइजा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं सदाकत साहब सर आपका टेक। जी जी वन लाइन आपने कहा ना कि ये डिस्टेबल कर सकते हैं। देखें, हमजा शहबाज कर सकते हैं, अगर नवाज शरीफ के खानदान में कोई कुछ कर सकता है तो वो या नवाज शरीफ है या मरीम नवाज है। हमजा शहबाज 1 साल मेहनत कर लें और मरीम नवाज साल बाद एक ट्वीट कर दें तो हमजा नवाज के बराबर है। सो जिस दिन वो अगर खामोश है तो वो किसी वजह से खामोश है। चले, ये भी काफी देर से खामोश है। सदाकत साहब फाइनली सर आपका टेक। सर क्या ख्याल है डील पे? खान साहब ने मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा बात की और उन्होंने कहा है कि डील में किसी सूरत में नहीं होने दूंगा। ऐसी सिचुएशन आपको लगती है कि नून लीग के लिए कोई स्पेस बन सकता है? देखें, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस होती हैं, जैसे इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ड्राइंग रूम की डिस्कशन होती है, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ माशरे के बारे में, और मैं समझता हूँ कि चीज़ों को आप इंटरप्रेट अपनी तरह से करते हैं, लेकिन वाक़यात चल रहे होते हैं, अदालतों में कार्रवाई होती है, बाज़ केसेस मजबूत होते हैं, बाज़ केसेस कमज़ोर होते हैं, और जजेस का भी अपना अपना मौक़िफ़ होता है, बाज़ जजेस का अपना भी मतलब दरमियान में ज़रा राय होती है और वो राय प्रिवेल कर जाती है किसी केस में। तो जहाँ तक नवाज लीग की हिस्ट्री है तो हमेशा ही डील करके बचते रहे, और जैसे चौधरी साहब ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो वाला मर्डर, इसका मतलब सर हमेशा डील होती रही ना? मैं कहता हूँ वो होती रही होगी। जैसे जुल्फकार अली भुट्टो की मिसाल देते हैं, इनको शायद ये लिहाज करना चाहिए कि डील करके हुकूमत में आ जाते हैं वैसे उस दौर में मार्शल लॉ की अदालतों का, और ये 2007-8 के बाद 9 के बाद जो एक जुडिशरी का दोबारा से एक पूरा वकला मूवमेंट के बाद हालात फर्क है, हुई है, नाइंसाफियां भी हुई होंगी, लेकिन निस्बतन रिलेटिवली पोजीशन बहुत बेहतर है। और हमजा साहब वाला कल वाली जो जमानत है वो सबको हैरान लगी है, हमें भी हैरान लगी है कि ये 2 जज होने चाहिए थे कम से कम, छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए था, मुल्जिम को पेश होना चाहिए था। तनकीद हो रही है, ये बातें डिस्कस हुई हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन मैं समझता हूँ बीइंग अ डेमोक्रेट, अगर कोई जितना भी कमजोर तरीन सिस्टम है किसी फोरम से कोई बरी होके आ जाता है, उसका राइट है कि वो सीना तान के फेरे, और जब किसी को सजा होती है उस वक्त ये ना कहे मुझे क्यों निकाला, ये तो बुगत से भरे, जुमला तो बोलो ना, ये बुगत से भरे हुए हैं, इन 5 को किसने इख्तियार दिया है? सर बाद में तो अदालती फैसले की रिस्पेक्ट करे थे, लेकिन देखिए जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एलिगेशन थे उनको भी जमानत मिल गई ना। आपको याद है कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा था कि जितनी एलिगेशन और जितनी बातें नैब ने की थी वो प्रूफ ही नहीं कर सके कोर्ट में। देखिए, अगर नैब कमजोर ना होता तो कल हमजा साहब जो कहीं नीचे छुप गए थे बेसमेंट में, उनको निकाल लाना चाहिए था। ये नैब की बेइज्जती हुई है और इदारों की बेइज्जती हुई है और कानून की रिट की कमी हुई है, हुकूमत की बेइज्जती है, रियासत की बेइज्जती है। मैं कहता हूं कि नैब ऐसे ही लगता है जैसे कल के एपिसोड में कोई नैब का और कोई हमजा साहब की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्टीमेटली हमें आखिरी में शाम के वक्त
उसी नैब को और उसी अदालत को मानना है। चलिए, और मैं बेचारा- वन लाइनर जैसे कि ठीक कह रहे हैं कि नैब कमजोर लगा, बेसमेंट्स में नहीं पकड़ सके, मेरा ये फर्ज बनता है कि जहां मैंने उधर तनकीद किया मैं इनको बताता जाऊं वो ऐसे ही कमजोर लगा जैसे खटक साहब इतने अरसे से फिर रहे हैं झंडा लगा के यहाँ पे उन्हें वो किसी तो ने सर नहीं महमूद रोका। खान साहब के बारे में कह रहे हैं, रिपोर्ट आई है, वो भी बीआईटी तो रोकते हैं, वो जिसको मर्जी गिरफ्तार करें। आप और मैं क्या कह सकते हैं, आपका बनाया हुआ कानून, मतलब जब आपकी और बात आती है तो- नहीं, ये सुप्रीम जनरल कोर्ट ने मुशर्रफ- इजाजत दी। आपने उस पर हुकूमत किया, जनरल मुशर्रफ का सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने इस पर हुकूमत किया मजे से। इनका ख्याल था कि ऐसे गुड़ी गुड़ी चलेगा। नहीं नहीं और सदाकत अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है नहीं नैब को। नहीं अच्छा, हम कहते जो- रहे जिनके बारे में बात हो रही है उनको इसके अंदर शामिल जरूरी कर लेते हैं। तरामीम माइजा, मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, गालिबन आपको आवाज नहीं आ रही थी, दो हवालों से। एक तो ये कि ये जो बार बार बात हो रही है, इवेंचुअली वकास साहब ने एक पॉइंट दिया कि हो सकता है हालात उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ नून लीग को डील के लिए पेशकदमी करनी पड़े, इसीलिए बार बार अंडर प्रेशर रखा जा रहा है, कभी शहबाज शरीफ साहब को, कभी हमजा साहब को। दूसरा ये कि ये जो कोर्ट ने रिलीफ दिया है, इसको कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि ये रिलीफ उनको इस तरीके से, बीच में तातील वीकेंड था उसमें रिलीफ भी मिल गया, फिर उनको टाइम भी मिला कि वो डिफेंड कर सकें अपने आप को। तो आपके ख्याल में क्या अंडर प्रेशर है नून लीग, या एक्सपेक्टेशन क्या है नून लीग की इस वक्त इस हवाले से, जो कुछ हमजा साहब के साथ पिछले 3 दिन में हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नून लीग किसी प्रेशर के अंडर नहीं है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू की है हुकूमत ने थ्रू नैब, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये गुंडागर्दी जो नैब ने शुरू की है, जो ये रियासती जो गुंडागर्दी है, इसको जो ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप किसी के घर नहीं जा सकते, आप किसी के घर जाके जो है उधर छापे मारने की कोशिश नहीं कर सकते विदाउट एनी गए थे, वो भी नहीं है। और आप ऑन रिकॉर्ड जी 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 नहीं, एक मिनट देखें, और जो है आप फिर वहां पे मीडिया से बात कर रहे हैं, और एक आपने वहां पे इन्वेस्टिगेशन अभी करनी है एक इशू पे, और आप वहां पे क्या कर रहे हैं कि आप वहां पे एक साइड ले रहे हैं, और आप जो है नॉन पार्टिजन नहीं है, आप एक साइड ले रहे हैं कि आप कमेंट्स पास कर रहे हैं सियासतदानों पे। तो इस तरह का जो रवैया है, उसके बाद जो हुकूमत है वो भी नैब को पीछे से बैक करती है। प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट भी आता है, इससे साफ नजर आता है कि नैब का और गवर्नमेंट का किस किस्म का जो है गठजोड़ है। दूसरी बात यह कि देखिए, अगर ये इंतकामी कार्रवाई करेंगे तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि इनकी जो गवर्नेंस की जो नाकामियां हैं उनके ऊपर से फोकस हट जाएगा। ये जो गवर्नेंस की जो इनका फुकदान है, और जो आज स्टॉक मार्केट की क्रैश हुआ है, और आज जो दवाइयां जो हैं आसमानों को छू रही हैं, इन सारे इश्यूज से दवाइयां तो प्राइस आसमानों को छू गए, दवाइयां तो पहुंच में नहीं है। अच्छा माइजा, ठीक है, मैं इसी पॉइंट से शुरू करती हूँ, लेकिन हमजा साहब के ऊपर ये कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी, रमजान शुगर मिल के हवाले से भी, साफ पानी स्कैंडल पे भी मल्टीपल केसेस हैं जिसके खिलाफ नैब उनके लिए गई थी और उनको अरेस्ट करना चाह रही थी। लेकिन आपने जो कहा कि ये असल इश्यूज से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के काम किए जा रहे हैं, इस रूमर में, इस थ्योरी में कितनी सदाकत है, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। 28 फरवरी को जबकि नून की गवर्नमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए कि आप एक ड्रग पॉलिसी लेके आए। अब खाकान अब्बासी साहब की कैबिनेट में ये बिल, हार्डशिप का जो बिल था, ये लाया गया। ड्रग पॉलिसी 2018 में 22 मई को ये पॉलिसी आई और ये अप्रूवल हुआ उस कैबिनेट में जो पीएमएल नून की कैबिनेट थी। मैंने आपको बताया कि कीमतों में जो बढ़े हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की, फेडरल में भी तो आपकी गवर्नमेंट है। नहीं ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये बात उनके सामने बार बार रेज की है और उनको कहा है कि इसके ऊपर आप नजरसानी करें। ये थे आमिर कियानी साहब और यास्मीन राशिद साहिबा। फेडरल गवर्नमेंट को बार बार बताया है कि कीमतों में रेज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हुआ, और इतनी आसानी के साथ आमिर कियानी साहब, वो अद्वियात जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स कंसिडर की जाती हैं, उनके 100% प्राइस बढ़े हैं। लेकिन अगर ये कह रही है कि पिछली गवर्नमेंट का ये फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो गवर्नमेंट ने अपने तौर पर क्या किया है एक्शन के, इन दवाइयों के जो प्राइसेस हैं उसको वापस या कम से कम किया जाए? सदाकत साहब, सर आपका टेक पहले। सर चले, पिछली गवर्नमेंट ने गलत किया, सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन लिया, लेकिन इस गवर्नमेंट को तो कुछ रिलीफ देना चाहिए ना सर? देखिए, आप बात समझ आपने खुद ही कहा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किन बात पे था आमिर कियानी साहब ने एक्सप्लेन किया, शायद आपने वो दिखाया नहीं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी 8 साल से कीमतें नहीं बढ़ी थी और दरमियान में बहुत डिवैल्यूएशन, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है, वो इंडस्ट्रीज क्लोज डाउन, जिसको हम कहते हैं हार्डशिप केसेस थे।
465 दवाइयां हार्डशिप केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को डायरेक्ट किया कि इनकी कीमतें बढ़ाएं, वरना अगर ये फैक्ट्रीज बंद हो गई तो पाकिस्तान को डॉलर्स में इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये वो केसेस है जिनका आप 465 का कर रहे हैं। बाकी पिछला जो ये टेन्योर है मुस्लिम लीग नून का आखिरी, और हमारा 35% डीवैल्यूएशन हुई है, उससे इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो 35% बढ़ गई। जाहिर है मोस्टली डॉलर से प्राइस लिंक करता है। 85% दवाइयों का रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, वो वाला इंपैक्ट है। और इसके बावजूद लोगों ने मिस यूज किया इसको, और आज और कल मैं देख रहा था कि तकरीबन कोई 150-200 को पकड़ चुके हैं, और अभी आजकल में भी वो छापे मार रहे हैं कि जो लोग इस आड़ में कर रहे हैं। सर लेकिन नौबत क्यों आई? कियानी साहब इस चीज को पहले ही अगर ये इंप्लीमेंट हो रही थी तो उससे पहले कंट्रोल क्यों नहीं कर सके? वो जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी थी वो उससे पहले इफेक्टिव। और दूसरा ये कि अगर 100% इंक्रीज हुआ है उसको कुछ अरसे के लिए आप 15%, 25%, 50% पे भी तो रोक सकते थे ना। देखिए दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने उन दवा साज कंपनियों के हार्डशिप केसेस पे ये डिसीजन किया कि ये इनका रेट करें। दूसरी जो आम दवाइयां बढ़ी हैं वो 15% ही बढ़ी हैं। और आपने कहा कि आमिर कियानी साहब, लेकिन चले कुछ दवाइयों पे सब्सिडीज दी जाती हैं सर। आमिर कियानी साहब पहले ही छापे मार लेते, जब कोई दवाई बनती है उसका पर प्रिंट होता है, मार्केट में आती है, फिर छापा मारने का टाइम आता है, उधर दवाई बनते आप नहीं कर सकते। तो व्हाटएवर इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेकिन चूंकि आजकल महंगाई का वैसी प्रेशर है और मीडिया में ₹50 पे डॉलर चला गया है, तो इसलिए दवाइयों पे भी और वो डॉलर वालों से पूछे, इसहाक डार साहब को उन्हें पूछे डॉलर क्राइसिस क्यों किया, जो आज को महंगाई जो है वो ये बड़ा आसान है कि पिछली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, शायद खाकान साहब की कैबिनेट ने अप्रूव किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब गवर्नमेंट दोबारा रुजू नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट से, ना पिछली ने किया ना ये कर रही है। फैसला दे दिया, उसको मिनोवन हमने एक्सेप्ट करना है, लेकिन भुगतेंगे अवाम ही। देखें ये गलत बात है। ये क्या कह रहे हैं कि जी पिछली हुकूमत ने जो फैसले किए हैं वो सही है, सारे लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये तो सवाए ये कि जो प्रोजेक्ट्स पिछली हुकूमत ने लगाए थे उनकी तख्तियां लगाई थी, उनके फीते काट रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं। बात ये है कि देखें, अगर ये तो लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात करिए आप, यास्मीन राशिद जो उनकी हेल्थ मिनिस्टर है उनके वीडियो निकाल के जरा प्ले करें जिसमें उन्होंने कहा है कि वही चलाइए कि जो आम अद्वियात हैं जो 500 से 900 हो गई हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन कौन देगा? हुकूमत पंजाब देगी या फेडरल गवर्नमेंट देगी? दोनों पीटीआई की हैं। अब एक्सप्लेनेशन देने के बजाय ये लोग हमेशा मुद्दा पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं। 8 महीने हो गए इनको हुकूमत करते हुए। अभी स्टॉक एक्सचेंज का ये हाल है। आज जो है जो इनकी रिपोर्ट आई है उसमें भी ये कहा गया है कि जो है इकोनॉमी जो है वो और वर्स होने वाली है। ना वजीरे खजाना नजर आते हैं, ना वजीरे आजम नजर आते हैं। लेकिन जब नैब का इशू आता है तो वजीर आजम का भी ट्वीट आ जाता है। जब किसी को ताना देना होता है तो वजीर खजाना भी नेशनल असेंबली में खड़े हो जाते हैं। आज अद्वियात महंगी हुई हैं, आज जो है डॉलर जो है वो कहां पहुंच गया, उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए कोई नहीं आता। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे मुद्दा डाल दिया जाता है, नैब पे मुद्दा डाल दिया जाता है या पिछली हुकूमत पे मुद्दा डाल दिया जाता है। तो फिर ये हुकूमत छोड़ दें, तो अगर इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है तो हुकूमत छोड़ दें। यही तो मुश्किल काम है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे गवर्नमेंट छोड़ेगी। इनकी हुकूमत का फैसला कैबिनेट का मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। मुझे ये बताएं फायदे की चीजें वो गवर्नमेंट फौरन इम्प्लीमेंट मुझे ये बताएं कि तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, आम खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, इस मुल्क के अंदर अभी दवाइयों के अंदर इजाफा हुआ, दवाइयों के अंदर इजाफा हुआ, रेल के किरायों में इजाफा हुआ 30%, और दवाइयों के अंदर ये कहते हैं 15% इजाफा हुआ। जरा इसमें चलाएं। वो कहती हैं कि जो ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल होती हैं और इमरजेंसी में इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो वहां पे एक रिपोर्टर पूछता है कि फलां दवाई की कीमत 400 थी, वो 900 होगी, वो कौन से ऑपरेशन में इस्तेमाल होती है? तो उस पर उन्होंने वो गर्मी खा गई और फिर उस पर लड़ाई कर दी रिपोर्टर के साथ। देखिए पहले इन्होंने मांगे थे 100 दिन, फिर इन्होंने कहा कि 6 महीने हमें दे दें। 6 महीने के बाद खान साहब का रिकॉर्ड पे है कि आपका हक होगा जो मर्जी बात करें। अब 9 महीने भी होने वाले, 9 महीने में तो कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए था, उसमें भी होता हुआ कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, अब 1.5 साल मांग लिया, आप इनको जितना मर्जी दे लें,
चूंकि डायरेक्शन ठीक नहीं है, दुरुस्त सिमत ये जा नहीं रहे और अभी जो जो कुछ कहा था उसके उलट कर रहे हैं। मैं सदाकत अब्बासी साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक मासूमाना सी गुजारिश है कि असद उमर साहब सुने IMF के पास जा रहे हैं, उसको रोकें, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो बड़े जिद्दी आदमी हैं, तो वो जो कुछ उन्होंने कहा हुआ है वो कहीं कर ना बैठे और इस मुल्क में एक और कोई बुरान ना पैदा हो जाए। वकार साहब जरा आपका टेक। उन्होंने खुदकुशी का कहा हुआ है, तो बड़े जिद्दी आदमी वो कहते हैं जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चलिए सिर्फ, लेकिन अजीम लीडर जो होता है वो यू टर्न भी ले सकता है, ये भी खान साहब की इस्तिलाह है ना, ये भी मेरा ख्याल है इस पे नहीं लेंगे। चलिए इस पे वकार साहब सर आपका टेक। मैं ये समझता हूँ कि जी जी बस एक वकास अगर ये सारी जो कीमतों के अंदर मायजा एक मिनट जरा मायजा एक मिनट, ये जो कीमतों के अंदर इतना इजाफा हुआ है, सारी चीजें हो गई हैं, तो वो मुझे किसी दोस्त ने मैसेज भेजा है कि जरा पूछना था कि अब भी इमरान खान के जलसे च नचने नू जी करता है। सर आपका टेक सर। देखें जी, बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि मायजा ने बिल्कुल ठीक कहा है। जी 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 माइजा क्विकली कर लें। जी करना चाहती हूँ मैं मंजूर साहब की बात पे एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ कि जब यास्मीन राशिद साहब से पूछा गया था कि ये मेडिसिन की कीमत इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी है, तो उन्होंने कहा था कि हम फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे। यही माइजा ने यही चलाया है, उनकी गुफ्तगू यही चलाई है, बिल्कुल यही चलाई है। जी बड़ी सिंपल सी, इसकी बड़ी सिंपल सी बात, इसका कोई जवाब जो वजीर साहब है ना, वजीर साहब ने गलत बात की है। वजीर साहब को ये बड़ा लेम और बड़ा कमजोर और ज़ईफ किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की है। बात ये सीधी सीधी है कि अगर ये कैबिनेट में फैसला हो गया, मान लिया, हमें इसमें खपने की जरूरत क्या है इनके साथ, उसके बाद कैबिनेट खत्म, हुकूमत खत्म। सर मैंने यही क्वेश्चन इनसे किया कि आप उसके ऊपर आ गए। अब बात ये है कि ये उस महकमे की, उनके वुज़रा की, उनके सेक्रेटरी की नाअहली और नालायकी है कि ये 8-10 महीने इस बात का इंतजार करते रहे कि पिछली हुकूमत का सही या गलत फैसला जो है वो किस वक्त इम्प्लीमेंट होगा, ताकि वजीर साहब मुंह लेके बैठ जाए और कहें ये तो पिछलों ने किया है, वो पिछलों ने किया, तो आप किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? आप एक और बिल लेके आए कैबिनेट के अंदर, 400 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। सर मुझे जरा बता लेने दें, सुप्रीम कोर्ट ने 465 का होगा, तुसी तो थे 1500 दवाइयां की कीमत बता छड़ी, बाकी का क्या हुआ? सर उन कंपनियों के हवाले से बाकी में भी, और बाकी भी नहीं जी नहीं, बाकी भी जो आपने कहा ना डिवैल्यूएशन होगी, फलां हो गया, भाई वो भी तो आपने ठीक करनी है ना, वो आपको क्या लोगों ने ठीक करके देनी है? जिस आदमी की 12,000 रुपए तनख्वाह है, 18,000 रुपए तनख्वाह है, 16,000 रुपए तनख्वाह है, आपकी ये कहानियां उसको समझ आती है? डिवैल्यूएशन उसको समझ आती है? बच्चा उसका मर रहा हो, उसने इमरान खान का मुंह देखना है या आमिर कैनी का मुंह देखना है? डिवैल्यूएशन होगी। मुझे 9 करोड़ लोगों को 7,20,000 की हम प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, अल्लाह ना करे किसी का बच्चा दवाई के बगैर मरे। ड्राइवर ने बताया कि मेरी 16,000 तनख्वाह है और 10,000 मेरा गैस का बिल आ गया। सर 10,000 तो बहुत कम बता रहे हैं। नहीं, अगर 16,000 की तनख्वाह वो क्या करे? उसके बाद असद उमर साहब ने 3 महीने 6 महीने नहीं, बल्कि मैं सदाकत साहब का टेक लूंगी एक ब्रेक के बाद, लेकिन असद उमर साहब कह रहे हैं कि अगले 1.5 साल ये जो सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी की यही रहेगी और उसके बाद हालात बेहतर होंगे। क्या इस 1.5 साल में मजीद क्राइसिस भी अवाम उठाएंगे और बोझ उठाएंगे? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। ये थे मुश्ताक गनी साहब जो कि इस वक्त स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है। बड़ी सादगी के साथ उन्होंने कहा कि 2 रोटियों के बजाय 1 रोटी खा लें और उसके बाद हो सकता है कि नौबत ऐसी आ जाए कि हमें एक के बाद वापस 2.5 रोटी खाने को मिल जाए। लेकिन क्या ये बात इतनी आसानी के साथ पाकिस्तानी अवाम समझ सकते हैं, जिनको आज असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि मुल्की मईशत ठीक करने में अभी 1.5 साल और लगेगा। पहले ही 8 माह गुजर चुके हैं, उसके बाद 1.5 साल और। क्या डॉलर 150 पे जाने के बाद वापस आ सकेगा? क्या गैस और बिजली के बिल वापस आ सकेंगे उन रेट्स के ऊपर? ये तमाम चीजों का बोझ है जो कि पीटीआई की हुकूमत ने जिसकी जवाबदेही करनी है, अवाम के सामने करनी है। सदाकत साहब, एक तो सर पहले आपका टेक, और दूसरा ये कि ये जो आपके अपने पार्टी के मेंबरान हैं वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि लोग खुद परेशान हैं कि आखिर वो उस चीज को डाइजेस्ट करें या फिर एक्सपेक्ट करें कि पीटीआई कुछ बेहतर करेगी। सर पहली तो मेरे दोनों जो फाजिल दोस्त हैं इन्होंने जान के वो बात नहीं कही। जब मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों में इसको इंप्लीमेंट करें, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स है तो उन्होंने वो बात पिक करनी है कि जी आप वापस कर देते, तो वो मेरा पॉइंट था जो मैं
बोलना चाह रहा था, Review में चले जाते हैं। 465 प्राइसेस जो थी, बिकॉज वो कंपनीज बंद हो जाएंगी तो मुल्क का ओवरऑल नुकसान होगा। बेसिकली आपने कंपनियों को फैसिलिटेट किया? नहीं, हमने फैसिलिटेट नहीं किया, हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि दवाइयों की प्राइसेस इसलिए बढ़े बिकॉज वो कंपनीज बंद हो जाएंगी। रिव्यू चले जाते हैं। नहीं, आपका ख्याल है ये कंपनी की हुकूमत। अब अगली बात जो टाइम कम है सर। जी जो ये मैं हमारी 2 हुकूमतें हमें मिली हैं, अब आप देखें कि ये अपने आपको बड़ा इकोनॉमी का एक्सपर्ट और हमें बड़ा नालायक समझते हैं। नहीं आप इनके कारोबार देखें, मियां साहब की लोहे की मिलें सारी मुनाफे सर उनको छोड़ दे सर, टाइम कम है। आप असद उमर साहब पे आए। आप सुने, असद उमर क्या जादू कर सकते हैं कि जब आपके खसारे इतने ज्यादा हैं, सारे कौमियाई इदारे जो है वो नुकसान में, नहीं नुकसान में, मैं आपको मुझे गिना नहीं दे रही, PIA हो गया, रेलवे हो गया, बिजली हो गया, गैस हो गया, हर चीज डुबो के पैसे, कोई ओमनी ग्रुप, कोई जरदारी ग्रुप, कोई सरे महल, कोई लंदन पैलेस हुकूमतों में रह के लंदन पैलेस, कोई अभी जो नया आ रहा है हमदाद शहबाज का, एक जुमला मुझे बोलने दे, जिस तरह कौम को लूटा गया, कर्जे 6,000 से 30,000 और सारे पैसे मनी लॉन्ड्रर के बाहर हो गए, खजाना खाली, लोगों को कहां से पूरा करें? 4,000 अरब इकट्ठा होता है, 2,400 अरब कर्जा सूबों को, 16-1700 अरब जाता है इनके कर्जों का सूद, 1,500 आपका तो क्या करेगी हुकूमत? देखें जी, बात यह है कि क्या इकोनॉमी की जो ये वो असद उमर साहब के पास है या नहीं है सर? नहीं, इकोनॉमी असद उमर इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। असद उमर के कहने से कुछ नहीं होता। असद उमर गलत बयानी करता है। अगले 1.5 साल में भी यही हालात रहेंगे, हालात बदतर हो जाएंगे। ये हुकूमत, ये मेरे भाई हैं, बड़ा एहतराम है इनका, इमरान खान की बड़ी इज्जत करते हैं भाई। इमरान खान ये गर्मियां गुजार जावे ना तो बड़ी गल है, बड़ा औखा काम है इस रेंज के अंदर गुजारना। दूसरी ये बात, ये खा गया वो खा गया, हुकूमत का काम है करप्ट लोगों के ऊपर हाथ डालना। इन्होंने ये तकरीरें की, इन्होंने 4 महीने, इनके पास महीनों से हुकूमत है, पिछले 8-10 महीनों से इनके पास हुकूमत है। पिछले केसों के अलावा कोई एक नया केस बना सके हैं, किसी एक चीज को ये घर पहुंचा सके हैं, किसी और करप्ट आदमी को ये पकड़ सके हैं? गिनती कर लें, इमरान खान ने 8 महीने में क्या 8 मगरमच्छ भी पकड़े हैं जिन्होंने इस मुल्क को खाया है? वो ये कहानी क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं करते, लोगों को ये, हाँ अगर इन सब 8 आदमियों को आप अंदर नहीं, 8,000 आदमियों को अंदर कर दें, पर जिस गरीब ने इनको वोट दे के अपनी जात पे, क्या नवाज शरीफ और शहबाज के जाने से अगले महीने की रोटी उसकी पूरी होती है कि नहीं? सर पहले ही वो एक रोटी मंजूर साहब, मैं आप पे कंक्लूड करूंगी सर, मैं आप पे कंक्लूड करूंगी। माइजा ये बताएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगले साल और उससे अगले साल भी हमारा ग्रोथ रेट जो है वो सबसे लोएस्ट रहेगा रीजन में। आपके ख्याल में ये सब कुछ बोया हुआ नून लीग का है जो PTI की गवर्नमेंट काट रही है? पहले तो मैं वो आपने जो अभी स्वॉट दिखाया जिसमें वो उस पर कमेंट करना चाहूंगी। देखें, आपको याद पता होगा कि मैरी एंटोनेट एक क्वीन थी। बिल्कुल, वो सड़कों पे जब गई थी तो उन्होंने जब आम आवाम को देखा कि उनके पास रोटी नहीं है तो उनको कहा गया कि ये, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है इनको, तो उन्होंने कहा जी इनके पास रोटी नहीं है, तो उन्होंने कहा इनको केक दे दें। तो मुझे वो वाकया याद आ गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के। तो आपको ये नाअहली नजर आ रही है, आपको सामने नजर आ रहा है कि ये किस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। एक तो महंगाई का जो है बम गिराया हुआ है, ऊपर से स्टेटमेंट्स ऐसी केयरलेस देते हैं कि अवाम जो है वो उसको तैश आनी चाहिए इनकी स्टेटमेंट्स पे। दूसरी बात यह है कि देखिए इनके अपने वुज़रा में इतनी इनकॉम्पिटेंस है कि आपस में इनकी लड़ाइयां चल रही हैं। पंजाब में शहबाज गिल को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। पंजाब हुकूमत जो है वो आपस में वुज़रा लड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारी अथॉरिटी नहीं है, एक अनइलेक्टेड बंदे की अथॉरिटी है। सो इन सारे मामलात में जो गवर्नमेंट उलझी हो, जो जिनको ये ना पता हो कि उनका चीफ मिनिस्टर कौन है, जिनकी लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या कौन है, किसकी बात माननी है, इस कंफ्यूजन का शिकार हो, वो गवर्नेंस कहां कर सकते हैं? सो गवर्नेंस तो इनके हाथ से बाहर निकलती जा रही है। इकोनॉमी पहले बाहर निकल चुकी है, तो अब इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि टीवी गवर्नेंस तो बहुत बाद में आती है, इकोनॉमी को तो पहले रिफॉर्म्स की सूरत में बेहतर करें। अच्छा माइजा, थोड़ा सा टाइम कम है, मंजूर साहब सर क्या 1.5 साल में भी कुछ बेहतर होगा? मैं तो सादा बात करना, मुश्ताक गनी साहब ने कोई गलत बात नहीं की, एक ही बात है जिसपे इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। ये जो कैमरामैन खड़ा है ना, इसकी जो तनख्वाह है वो टैक्सेस लगाकर महंगाई करके उसकी आधी कर दी है। तो वो जो 2 रोटियां खाता था वो 1 कर दी है, उस पर इंप्लीमेंट कर दिया। दूसरी बुनियादी बात यह है कि देखें ये 1.5 साल की बात कर रहे हैं ना, इनका अलमिया क्या है? इन्होंने हवाई और खलाई बातें की हुई थी,
उनका वजूद नहीं था। 200 अरब डॉलर आ जाएंगे, खान साहब तकरीर करेंगे, डैम के लिए 12-14 अरब डॉलर आ जाएंगे। अगर आ जाते तो बाकी इनको जरूरत नहीं। सो ये सारी झूठी बातें और झूठ बोले हुए थे। यू टर्न तो इन्होंने अपने लिए आसान लफ्ज दिया। सो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि कोई चीज ग्राउंड पे नहीं है, इनको पता नहीं है। और अगर मुझे नहीं पता तो मुझे कोई बताने वाला हो तो ये सुनने के लिए भी तैयार नहीं। आपके ख्याल में 1.5 साल में भी बेहतर 1.5 साल क्या, 1.5 साल में नथिंग डूइंग जी, नथिंग। चले जो कुछ भी हमारे चारों पैनलिस्ट का शुक्रिया। लेकिन जिस तरह की गवर्नमेंट से उन तमाम लोगों की जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया एक्सपेक्टेशंस हैं, पाकिस्तानी अवाम कम से कम ये दुआ करते हैं कि जो कुछ भी जिस मैंडेट के थ्रू भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तियार में आई है उसको इंप्लीमेंट कर सके और उसमें ऑपोजिशन भी उनके साथ खड़ी होगी। क्योंकि जिस दिन पार्लियामेंट का पहला सेशन था उस दिन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन की ये कह रही थी कि हर अच्छे फैसले में जो अवाम के मफाद में होगा वो गवर्नमेंट का साथ देंगे। इतनी बड़ी सपोर्ट शायद इससे पहले कभी ऑपोजिशन ने नहीं दिखाई और पीटीआई को इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।